नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार की कहानी जानेंगे जिसने न सिर्फ एक साम्राज्य को उखाड़ फेंका बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति की। तो सवाल ये उठता है कि एक आइडिया, एक विचार, एक पूरे साम्राज्य को कैसे गिरा सकता है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सफर शुरू होगा यूरोप में पनप रहे नए नए आइडियाज से। फिर हम देखेंगे कि रूस के अंदर क्या कुछ चल रहा था, वो तनाव जो उबल रहा था। और फिर कहानी आगे बढ़ेगी जार के पतन तक। देखेंगे कि कैसे बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा किया और दुनिया के पहले समाजवादी राज्य की नींव रखी। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरोप के उन नए विचारों की। देखिए, 19वीं सदी का यूरोप एक बड़ी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। एक तरफ औद्योगिक क्रांति थी, नए नए कारखाने बन रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ यही तरक्की समाज में गहरी खाई भी खोद रही थी। उस दौर में समाज के भविष्य को लेकर तीन तरह के लोग थे, तीन अलग अलग सोच। एक तरफ थे लिबरल्स यानी उदारवादी। वो चाहते थे कि राजशाही खत्म हो, एक पार्लियामेंट्री सरकार बने। लेकिन उनका मानना था कि वोट देने का हक सिर्फ प्रॉपर्टी वाले मर्दों को ही होना चाहिए। फिर आते हैं रेडिकल्स। ये लोग चाहते थे कि सरकार बहुमत के आधार पर बने और सबको वोट का अधिकार मिले, औरतों को भी। और तीसरे थे कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादी। ये लोग पुरानी व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहते थे और किसी भी बड़े बदलाव के सख्त खिलाफ थे। और इन्हीं सब के बीच एक बहुत ही पावरफुल आइडिया जन्म ले रहा था, समाजवाद। समाजवादियों का मानना था कि समाज की सारी दिक्कतों की जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति। उनका तर्क था कि जमीन, कारखाने, इन सब पर किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज का कंट्रोल होना चाहिए, तभी सबका भला हो सकता है। तो ये तो हो गई यूरोप की बात। अब चलते हैं रूस की तरफ, जहां का माहौल बिल्कुल अलग था। जहां यूरोप में नए विचारों पर बहस चल रही थी, वहीं रूस में जार का निरंकुश शासन था। बाहर से यह साम्राज्य भले ही मजबूत दिखता हो, पर अंदर से यह खोखला हो रहा था। क्रांति की आग रातों रात नहीं भड़की, इसकी कई वजहें थीं। सबसे पहली चिंगारी लगी 1905 में, जिसे खूनी रविवार कहा जाता है। हुआ ये कि शांति से प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर गोलियां चला दी गईं। फिर आया 1914 और शुरू हो गया पहला विश्व युद्ध। शुरू में तो लोगों ने देशभक्ति में जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध खिंचता गया, लाखों लोग मारे गए, देश में खाने की किल्लत हो गई और लोगों का वही समर्थन अब गुस्से में बदल चुका था। 70 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। सोचिए, 70 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक या तो मारे गए या घायल हुए या बंदी बना लिए गए। इसने सेना का और आम लोगों का मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया था। और इसी निराशा और हताशा की जमीन पर क्रांति का बीज पनप रहा था। और इसी माहौल में होती है 1917 की पहली क्रांति। हम आ गए हैं सेक्शन 3 पर, जार का पतन। इसे फरवरी क्रांति भी कहते हैं। और इसी क्रांति ने रूस में सदियों से चली आ रही राजशाही को खत्म कर दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। राजधानी की सड़कों पर औरतें, खासकर महिला मजदूर, रोटी की कमी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जब जार ने सेना को इन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया तो एक ऐतिहासिक मोड़ आया। सैनिकों ने अपने ही लोगों पर गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया और वो भी विद्रोह में शामिल हो गए। अब जार बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। बिना किसी के समर्थन के जार निकोलस द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी। तो जार तो चला गया, अब देश कौन चलाएगा? इसके लिए एक अस्थायी सरकार बनाई गई जिसे प्रोविजनल गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन संकट अभी टला नहीं था। असल में सत्ता की असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। और यहीं से कहानी पहुंचती है हमारे चौथे सेक्शन पर, बोल्शेविकों का सत्ता पर कब्जा। इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये वो दौर था जब एक कट्टर समाजवादी गुट ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। इस क्रांति के सबसे बड़े नेता थे व्लादिमीर लेनिन। जैसे ही वो अपने निर्वासन से लौटे, उन्होंने अपनी अप्रैल थीसिस सामने रखी। इसमें 3 बहुत ही सीधी और पावरफुल मांगें थीं। युद्ध को तुरंत खत्म किया जाए, सारी जमीन किसानों को दे दी जाए और सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। सोचिए, एक ऐसा देश जो युद्ध से थक चुका है, जहां किसान भूखे हैं, उनके लिए ये बातें किसी नारे से कम नहीं थीं। ये उनकी समस्याओं का सीधा सीधा समाधान था। और फिर बोल्शेविकों ने एक बहुत ही प्लानिंग के साथ काम किया। लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में एक मिलिट्री कमेटी बनाई गई। 24 अक्टूबर की रात को बोल्शेविकों ने शहर की सभी जरूरी जगहों जैसे टेलीग्राफ ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया और आखिर में विंटर पैलेस पर धावा बोलकर अस्थायी सरकार को हटा दिया गया। तो अब सत्ता पूरी तरह से बोल्शेविकों के हाथ में थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ?
हमारा आखिरी सेक्शन इसी के बारे में है, एक सोवियत राज्य का निर्माण और उसके नतीजे। सत्ता में आते ही बोल्शेविकों ने समाज को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया। ज्यादातर इंडस्ट्री और बैंक्स सरकार के कंट्रोल में आ गए। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, मतलब किसान अब उस पर कब्जा कर सकते थे। जो पुराने शाही टाइटल्स थे वो सब खत्म कर दिए गए और रूस अब ऑफिशियली एक दलीय कम्युनिस्ट राज्य बन गया। लेकिन ये बदलाव इतना आसान नहीं था। देश एक बहुत ही भयानक गृह युद्ध की आग में जल उठा। एक तरफ थे रेड्स यानी बोल्शेविक और उनके समर्थक, और दूसरी तरफ थे व्हाइट्स। अब इन व्हाइट्स में जार के समर्थक भी थे, बोल्शेविकों के विरोधी दूसरे समाजवादी भी थे, और तो और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी विदेशी ताकतें भी थीं जो नहीं चाहती थी कि रूस में समाजवाद फैले। गृह युद्ध जीतने के बाद जब स्टालिन का दौर आया तो सोवियत राज्य का निर्माण बहुत ही क्रूरता के साथ किया गया। जो कोई भी सरकार की थोड़ी सी भी आलोचना करता था उस पर समाजवाद के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगा दिया जाता था। लाखों लोगों को जेलों और लेबर कैंपों में डाल दिया गया और न जाने कितनों को तो मौत के घाट उतार दिया गया। तो हम आखिर में इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक नया समाज बनाने का सपना तो था, लेकिन उसकी जो कीमत चुकाई गई वो कितनी बड़ी थी? क्या एक महान लक्ष्य को पाने के लिए अपनाए गए क्रूर रास्ते सही हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी दुनिया भर में बहस होती है। रूसी क्रांति के आदर्श और उसकी कठोर सच्चाई दोनों ही इतिहास के बहुत जरूरी सबक हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये पड़ताल पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।